टोटल एनर्जी या खाली एनर्जी कह लें, ई एन इज इक्वल टू -13.6 मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब पिछले जो हमने डिस्कशन किया वो हमने एनर्जी ली थी बच्चे किलो जॉल पर मोल में। अब हम ले रहे हैं एनर्जी की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, तो इसके लिए आप निकाल सकते हैं। हम ले रहे हैं फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम जेड की वैल्यू क्या होती है बच्चे 1 होती है। तो आप ज़रा पुट करें फर्स्ट ऑर्बिट के लिए ई की वैल्यू 1, जेड की 1, फर्स्ट ऑर्बिट है ना बच्चे। क्या ले रहे हैं बच्चे हम इसमें फर्स्ट ऑर्बिट, एन की वैल्यू इसमें क्या होगी 1, तो वही वैल्यू होगी ई इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। क्या हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। E2 की वैल्यू आप ले लें तो ये हो जाएगा बच्चे -13.6, 1 का 1 इधर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे 3.4 माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये देखें ये हमारे पास है सेकंड ऑर्बिट के लिए। फर्स्ट ऑर्बिट ये किसके लिए सेकंड ऑर्बिट। थर्ड ऑर्बिट के लिए क्या होगी बच्चे वैल्यू E3 -13.6, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, क्योंकि Z की जगह तो हम 1 पुट करेंगे। N मतलब थर्ड ऑर्बिट, जो एनर्जी की वैल्यू है वो ही उसका ऑर्बिट होगा जी, हमेशा जहन में रखिएगा बच्चे। तो 9 को इसके ऊपर डिवाइड करें तो आई थिंक -1.51 आएगा, देख लेते हैं इसमें। 13.6 डिवाइडेड बाई 9 आंसर आ रहा है बच्चे -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। उसके बाद हमारे पास यही बच्चे वैल्यू आएगी 4 के लिए। 6 तक तो चलो कर लेते हैं, -13.6 आगे हो जाएगा बच्चे ये 16 के लिए ज़रा निकालें इसको, क्योंकि E4 का मतलब n की वैल्यू भी क्या होगी 4, तो n का स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। 13.6 डिवाइडेड बाई 13.6 डिवाइडेड बाई 16 माइनस 0.85 कितना आंसर आ रहा है बच्चे -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या आ रहा है पर एटम। उसके बाद नेक्स्ट देख लें, अगर हम निकालें E5 के लिए एनर्जी वैल्यूज हम किस में ले रहे होते हैं नेक्स्ट E5 के लिए। E5 के लिए क्या होगा -13.6, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, पता तो चल गया होगा ना। E5 का मतलब n की वैल्यू भी 5, ये n जो है ना ये डिपेंड करती है E के ऊपर। जो n की वैल्यू होगी बच्चे वही E की वैल्यू होगी, या जो E की वैल्यू होगी वही किसकी वैल्यू होगी n की वैल्यू होगी। ये 1 से लेकर इन्फिनाइट तक चली जाएंगी। तो इसको निकालें क्या आंसर आ रहा है E5 13.6 को रख करें 25 पे डिवाइड, 13.6 डिवाइडेड बाई 25 आंसर आ रहा है 0.54 -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये है बच्चे पांचवें के लिए। छठे के लिए कर लें -13.6 इधर हम लिख लेंगे 36, क्योंकि n की जगह 6 पुट करेंगे ना, 6 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे 36, तो ये आंसर क्या आएगा बच्चे इसको डायरेक्ट बोल के डिवाइड ही कर लेते हैं। 13.6 डिवाइडेड बाई 36 -0.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। बात समझ आ गई है ना बच्चे। ये तो डिफरेंट वैल्यूज एनर्जी के आ गए। इसी तरह आप निकाल सकते हैं मुख्तलिफ एटम्स के लिए। हीलियम के लिए ले लें, हीलियम एटम है हमारे पास, आयन है मिसाल के तौर पर 4th ऑर्बिट में।
हीलियम एटम हमारे पास किस में आ गया बच्चे, फोर्थ ऑर्बिट में आ गया। लेट्स सपोज कर लेते हैं, तो क्या इसके लिए निकालेंगे, E इज इक्वल टू 4 माइनस 13.6 मल्टीप्लाई, अब हीलियम के लिए जो Z की वैल्यू होती है वो क्या होती है बच्चे 2, एटॉमिक नंबर की वैल्यू क्या होती है 2। ये देखें 13.6 Z की जगह 2 का स्क्वायर, Z की जगह क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर। फोर्थ ऑर्बिट का मतलब N की जगह क्या लिखेंगे 16 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, इसको ज़रा कर लें, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चे आपके पास 4, 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आई थिंक 196 हो जाएगा, सॉरी 256। इसको इस पर डिवाइड कर लें 6, तो 64 को इसके ऊपर डिवाइड करें, E4 की वैल्यू आ जाएगी 13.6 डिवाइडेड बाई 64, आंसर आ रहा है बच्चे 13.6 डिवाइडेड बाई 64, आंसर आ रहा है -0.21। ये भी हो सकता है E7 के लिए अगर हम निकालें ये वैल्यू सेम हो जाएगा 13.6 डिवाइडेड बाई ठीक है 7, उसके बाद है 8, 13.6 डिवाइडेड बाई, अब ये जो वैल्यू है ना ये वैल्यू मैच करेगी अगर हम हाइड्रोजन के लिए लें, हाइड्रोजन का अगर हम लें बच्चे 8th ऑर्बिट, कौन सा लें 8th ऑर्बिट, तो ये वैल्यू और हाइड्रोजन की 8th ऑर्बिट की वैल्यू सेम हो जाएंगी। मैं आपको प्रूफ करके देता हूँ। हीलियम का अगर हम ले लें बच्चे फोर्थ ऑर्बिट, कौन सा ले लें फोर्थ ऑर्बिट, जो एनर्जी की वैल्यू होगी, इधर हम यूँ लिख लेते हैं बच्चे, जो एनर्जी की होगी बच्चे वैल्यू फोर्थ ऑर्बिट किसके लिए, हीलियम के लिए, वो इक्वल होगी एनर्जी की वैल्यू 8th ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन के लिए। अभी मैं आपको प्रूफ करके देता हूँ। ये देखें E4 के लिए क्या वैल्यू आई है, E4 के लिए ये वैल्यू आई है -0.21। अब ज़रा इसको मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ, देखिएगा हाइड्रोजन वाले में एटॉमिक, ये इसमें मैं इधर लिख देता हूँ, जगह नहीं है, एनर्जी फॉर 8th ऑर्बिट -13.6, 1 का 1 आएगा, n की जगह लिखेंगे हम 8 का स्क्वायर, n की जगह हम क्या लिखेंगे 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर होता है 64, 13.6 डिवाइडेड बाई 64, तो ज़रा करें 13.6 डिवाइडेड बाई 64, आंसर क्या आ गया 0.21। बच्चे इसका आंसर क्या आ रहा है -0.21। तो ये देखें माइनस, मेरी बात समझ आ रही है ना बच्चे, ये दोनों की एनर्जी क्या हो गई है इक्वल हो गई। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जिसमें भी मौजूद है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन बच्चे हाइड्रोजन में है या हीलियम में है, एनर्जी कहीं ना कहीं सेम ज़रूर होगी, जस्ट उसके लेवल का फ़र्क होगा, ड्यू टू एटॉमिक नंबर कह सकते हैं या उसमें न्यूक्लियर अट्रैक्शन कह सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया बच्चे, ठीक है ना। इसी तरह आप उसमें आप एनर्जी डिफरेंस भी आगे आप निकाल सकते हैं, वो भी आप ज़रा देख लीजिए। हम इसको साइड पे लिख देते हैं, जो जो हमने अभी एनर्जीज निकाली है। कौन सी एनर्जी निकाली है, एक E4 के लिए है, E5 के लिए है, इसके लिए हम नीचे लिख लेते हैं -0.54 -0. ये हम लिख लेते हैं। अब इसको हम इरेज कर देते हैं। अब हम एनर्जी डिफरेंस निकालने जा रहे हैं। फिर इसी में एनर्जी डिफरेंस के बाद मैं आपको नेक्स्ट और भी समझा दूंगा, ठीक है ना जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमने एनर्जी ली है, तो इसको ज़रा समझिएगा। अगर हम बात करें E1 की, वो वैल्यू आई है -13.6। E2 के लिए अगर हम बात करें, वो वैल्यू आई है -3.4। E3 के लिए बच्चे जो हमारे पास वैल्यू आई है वो है -1.51।
E4 के लिए वैल्यू आई है -0.85, E5 के लिए ये वैल्यू आई है -0.54, E6 के लिए जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है -0.37, -0.37। ठीक है ना बच्चे, तो इसको तो हम कर लेते हैं रेस। अब हम इसमें निकालना चाह रहे हैं बच्चे एनर्जी डिफरेंस। क्या निकालना चाह रहे हैं बच्चे? एनर्जी डिफरेंस। फिर हम इसके में डायग्राम से भी इसको समझ लेंगे। एनर्जी डिफरेंस, ठीक है ना। तो इसमें हम एनर्जी डिफरेंस किस तरह निकालेंगे इसको ज़रा समझिएगा। ये सारी की सारी वैल्यूज़ आपकी आ रही हैं बच्चे इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। मिसाल के तौर पर कोई से रैंडमली हम ले रहे हैं, हम इसमें ले रहे हैं बच्चे E4 से लेकर E3, E3 से लेकर E2, E2 से लेकर E1, यही ले लें। एक तो ये है कि आपको ये वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। दूसरा एक मैं आपको इसमें ट्रिक भी बताऊंगा कि अगर आपको ये वैल्यूज़ याद ना हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम के लिए, दूसरी भी ट्रिक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वो भी आपको समझाता हूँ। E4 के लिए वैल्यू क्या है बच्चे -0. ये E4 के लिए वैल्यू माइनस का माइनस आगे बचे -1.15। तो इसके लिए देखें आंसर क्या आ रहा है, माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा। ये देखें ना बच्चे, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे प्लस, तो 1.51 में से -0.85 माइनस करें, 1.51 माइनस 0.85 आंसर आ रहा है बच्चे आपके पास 0.66। एनर्जी का डिफरेंस क्या आ रहा है बच्चे 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। ठीक है ना बच्चे। दूसरे में देख लें, ये E3 और E2 के लिए ये क्या होगा, E3 है बच्चे -1.51 माइनस E2 के लिए क्या है बच्चे -3.4। तो ये देखें ये क्या आंसर आ रहा है, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, 3.4 माइनस 1.51 आंसर बच्चे आपका आ रहा है 1.89। 1.89 आगे हम लिखेंगे बच्चे इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है बच्चे। 3 की वैल्यू क्या थी 1.51 और 2 की वैल्यू क्या थी 3.4। उसके बाद इसमें आ जाएं E2 की वैल्यू क्या है -3.4 माइनस, ये माइनस में है वैल्यू, सॉरी मैंने प्लस में लिख दी थी। बीच में क्या लिखेंगे बच्चे माइनस E1 की वैल्यू क्या है -13.6। तो इसको ज़रा निकालें क्या आंसर आ रहा है 13.6 माइनस 3.4 आंसर बच्चे आपका आ रहा है इसमें 10.2। अब ये 10.2 किस में होगा माइनस में इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम से। एक तो ये है। इसके बाद बच्चे मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा कि ट्रिक की मदद से कैसे निकालते। पहले तो इसको समझ लेते हैं ना ये चीज़ है क्या। अब बड़ा वो न्यूक्लियस बनाने की वजह में हम इसमें काम कर लेते हैं बच्चे। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास है बच्चे हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ये है मेरे पास फर्स्ट ऑर्बिट, ये मेरे पास है बच्चे थोड़ा सा डिस्टेंस में बड़ा करके दिखाता हूँ, ये मेरे पास है बच्चे सेकंड ऑर्बिट। आगे ये पूरा सर्कल बंद है, मैंने वो जगह बचाने के लिए इस तरह लिखा है। ये मेरे पास है बच्चे थर्ड ऑर्बिट, ये मेरे पास क्या है बच्चे फोर्थ ऑर्बिट, ये मेरे पास है बच्चे, इसको सपोज कर लें ये मेरे पास है इन्फिनाइट
कौन सा आर बेटा बचे? इन्फिनाइट। इन्फिनाइट का डिफरेंस निकाल सकते हैं ना, कैसे? ई इन्फिनाइट माइनस ई वन, क्या लिखेंगे? ई इन्फिनाइट माइनस ई वन। ई इन्फिनाइट तो होता है 0, माइनस का माइनस ई वन के पास वैल्यू होती है -13.6, -13 पॉइंट क्या होगी 6। अच्छा, इसमें मैं वैल्यू जो एनर्जी डिफरेंस है वो माइनस में नहीं आएगी बच्चे, ये मिस्टेक हो गई है, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, प्लस वाली वैल्यू बड़ी है तो आंसर प्लस में आएगा। तो इसी तरह ये भी आंसर क्या आएगा? प्लस में। तो देखिए आंसर क्या आ रहा है? प्लस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, अगर वो किस में होगा बच्चे? इन्फिनाइट में होगा। ठीक है ना बच्चे? अगर इन्फिनाइट के लिए एनर्जी निकालना चाहें, ये तो थी उसके लिए, इन्फिनाइट के लिए अगर हम एनर्जी निकालें तो ये क्या होगी? -13.6, जेड के लिए 1 का 1 होगा, इसकी जगह हम इन्फिनाइट के लिए क्या लिखेंगे बच्चे? ये इन्फिनाइट, इन्फिनाइट के लिए वैल्यू होती है 0, तो ये वैल्यू क्या आ गई बच्चे? 0। जिस तरह ये हमने वैल्यूज़ निकाली है ना, ये वैल्यू थी बच्चे 6 के लिए, एनर्जी लेवल अगर छठा हो, ये वैल्यू थी 5वें शेल के लिए, ये वैल्यू थी 4थे शेल के लिए, ये तीसरे के लिए। अब इन्फिनाइट का तो मैंने आपको मतलब समझा दिया है, नेगेटिव का मतलब भी समझा दिया। इससे मुराद क्या है बच्चे? ये वाला पोर्शन नज़र आ रहा है, इससे मुराद एन की वैल्यू क्या है बच्चे? 1। और इसके लिए जो एनर्जी की वैल्यू है वो कितनी है बच्चे? 13.6। ये वैल्यू आ रही है बच्चे -13.6। इसमें आ जाएं, ये इस वाले केस में, इसके लिए है बच्चे एन की वैल्यू आपके पास क्या है? 2। E2 की वैल्यू पे ज़रा आ जाएं, वो आ रही है बच्चे -3.4। इसमें आ जाएं, ये तीसरा शेल, ये हमारे पास, ये मिसाल के तौर पर ये देखें ना, ये न्यूक्लियस है, ये पहला शेल है, दूसरा शेल है, तीसरा शेल है, ये आपके पास है चौथा शेल, ये पांचवा शेल, छठा शेल, इसी तरह ये किस में चले जाएगा? इन्फिनाइट में। पहले को इससे मैंने रिप्रेजेंट किया, दूसरा है, इसके लिए जो एनर्जी की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? ऊपर लिखी हुई है, वो आ रही है बच्चे -1.51, -1.51। इसके लिए देख लें, एन की वैल्यू क्या है? 4। एनर्जी की वैल्यू क्या आ रही है बच्चे? -0.85। उसके बाद -0.85 पाँचवें के लिए अगर आप चले जाएंगे तो पाँचवें के लिए उसकी वैल्यू आ रही है बच्चे -0.5 और मुख्तलिफ उसकी वैल्यूज़ आ रही हैं। अगर आप इन्फिनाइट पे चले जाते हैं, इन्फिनाइट पे जो एनर्जी की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है बच्चे? 0 आ रही है। इन्फिनाइट पे एनर्जी की वैल्यू क्या आ रही है? 0। ये एनर्जी की वैल्यू कब 0 है? इन्फिनाइट पे। आपको ये समझाया हुआ है ना कि जो जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होता जाएगा तो न्यूक्लियस की एनर्जी बढ़ रही है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इसी वजह से वो उसके ऊपर अट्रैक्शन शो कर रहा है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज़्यादा, मतलब न्यूक्लियर जो एनर्जी लगा रहा है, जो अट्रैक्शन लगा रहा है वो बढ़ रही है, इसी वजह से वो वैल्यू नेगेटिव। नेगेटिव से मुराद इलेक्ट्रॉन इसका कर्जदार है। आप ज़रा समझिएगा, मिसाल के तौर पर ये मेरे पास है इलेक्ट्रॉन बचे N1 में, इसको मैंने जंप करवाना है कहाँ पर? N2 में। किसमें जंप करवाना है? N2 में। तो मुझे बताएं, अगर इलेक्ट्रॉन को N1 से मैं N2 में जंप करवाऊं तो एनर्जी कितनी लगेगी? बात मेरी समझ आ रही है? इससे अगर मैं जंप करवाऊं तो कितनी एनर्जी लगेगी? वही तो एनर्जी डिफरेंस होता है। आप ज़रा समझिएगा, दूसरे शेल में तो देखें एनर्जी कितनी आ रही है, यानी पहला अगर शेल है, पहला शेल है तो उसके लिए एनर्जी है बच्चे -13.6। मैंने इसको जंप करवाना है N2 में। N2 में आने के लिए उसके पास कितनी एनर्जी होनी चाहिए? सवाल को समझिए, उसके पास एनर्जी होनी चाहिए -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब इलेक्ट्रॉन को N1 से मैंने किस में जंप करवाना है? N2 में। ये वाली जो एनर्जी की वैल्यू है मैं इसको कन्वर्ट करूँगा ना -3.4 में,
तब जाकर ये किस में आएगा बच्चे, N2 में आएगा। अब ज़रा सोचिए मैं कितनी एनर्जी प्रोवाइड करूं, मैं कितनी एनर्जी प्रोवाइड करूं कि वो दूसरे में आ जाए। इसका बेहतरीन हल है, लार्ज में से छोटी वैल्यू क्या कर दें, माइनस कर दें। तो क्या होगा, 6 में से 4 जाए 2, 13 में से 3 जाए 10। ये होगी चेंज इन एनर्जी। कब, जब मैं इलेक्ट्रॉन को जंप करवाऊंगा। कहाँ जंप करवाऊंगा बच्चे, समझिएगा। जब मैं इलेक्ट्रॉन को जंप करवाऊंगा N1 से लेकर N2 में, तो मेरे पास जो चेंज इन एनर्जी जो मुझे उसमें, अब देखें N1 से वो N2 में आ रहा है, लो से हाई में आ रहा है, तो एनर्जी जज्ब करेगा ना बच्चे। बात समझ आ रही है। इलेक्ट्रॉन N1 से कहाँ पर जंप कर रहा है, N2 में जंप कर रहा है, तो लो से हाई में जंप करने के लिए मुझे उल्टा एनर्जी देनी पड़ेगी। कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, उसका बेहतरीन हल बताया। हाई में से लो वैल्यू क्या कर दे, माइनस, जो आंसर आएगा वो प्लस में होगा, उतनी एनर्जी आप प्रोवाइड करोगे। अब देखें इलेक्ट्रॉन जो पहले शेल में मौजूद है, उसको मैं अगर 10.2 जॉल एनर्जी दे दूं, वो उस एनर्जी को जज्ब कर लेके ये इस दूसरे शेल में आ जाएगा। इसमें एनर्जी उसके पास पहले कितनी थी, -13.6। अब जब मैंने उसको एनर्जी प्रोवाइड की है कितनी, 10.2, यानी पहले उसके पास एनर्जी कितनी थी, -13.6। मैंने प्रोवाइड कितनी की है बच्चे, प्रोवाइड की है 10.2। ये जो एनर्जी मैंने प्रोवाइड की है वो इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को क्या कर लेगा, जज्ब कर लेगा ना। जज्ब करने के बाद ये एनर्जी इसमें ऐड कर दें तो पीछे एनर्जी कितनी बच गई है, -3.4। अब इस एनर्जी वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से शेल में होता है, सेकंड शेल में। मेरी बात उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। इस एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में होते हैं, सेकंड शेल में। तो इसी वजह से N1 से N2 में जंप करने के लिए जो मुझे एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी वो प्रोवाइड करने की पड़ेगी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आ गया होगा ये पॉइंट। इसी को तो एनर्जी डिफरेंस कहते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन को एक शेल से दूसरे शेल में आपने क्या करवाना है, जंप करवाना है। इलेक्ट्रॉन को एक शेल से दूसरे शेल में जंप करवाना है तो कितनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी या वो आपको एनर्जी देगा। मैं आपको छोटी सी एक और मिसाल देता हूँ। अगर इलेक्ट्रॉन बच्चे N2 से जंप करना चाहते हैं N1 में, तो मुझे बताओ चेंज इन एनर्जी क्या होगा। बात समझ आ रही है ना। अब देखें N2 की एनर्जी कितनी है, इसको मैं ज़रा इरेज कर रहा हूँ। ये वाला जो पोर्शन है ना, इसको हम क्या कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं। समझिएगा ज़रा, एक में मैं एनर्जी दे रहा हूँ, दूसरे में वो खुद भी तो मुझे एनर्जी दे सकता है। इलेक्ट्रॉन को हमने कहा बच्चे जंप करवाना है N2 से N1 में, और मुझे बताओ चेंज इन एनर्जी क्या है। इलेक्ट्रॉन को जंप कर रहा हूँ हाई से लो में, बताओ चेंज इन एनर्जी क्या है। अब ज़रा देखिए N2 में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है -3.4 और N1 में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है -13.6। कितनी है, -13.6। तो जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा हाई में से, इसमें से क्या करें, माइनस करें तो आंसर कितना आएगा, -10.2। जब इलेक्ट्रॉन हाई से लो की तरफ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, तो देखें एनर्जी का साइन कौन सा आ रहा है, नेगेटिव। इसका मतलब एनर्जी क्या होगी, इमिट होगी। एनर्जी क्या होगी, इमिट। इनके बीच में कोई दूसरी एनर्जी इमिट नहीं होगी, ना ही इसके बीच में कोई दूसरी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। इसी वजह से फिर हमने स्पेक्ट्रम की हमने एग्जांपल ली थी। एटम का जो स्पेक्ट्रम होता है जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है वो आपको लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है। मतलब आपको हर तरह की एनर्जी नहीं मिलेगी, आपको मखसूस एनर्जी मिलेगी। यानी अगर आपको पहले तो एनर्जी गैप मिल रहा है -13.6 का, फ़ौरन उसके बाद एनर्जी क्या आ रही है, -3.4। 13.6 के अलावा देखिए मिसाल के तौर पर क्या आ गया, आगे -13.5 एनर्जी गायब है, -13.4 ये वाली एनर्जी भी आपको कभी नहीं मिलेगी जितना आप कोशिश कर लें। -13.3 ये वाली एनर्जी भी आपको कभी नहीं मिलेगी, या तो ये मिलेगी या ये मिलेगी या फिर ये वाली एनर्जी मिलेगी।
ये इधर वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, इनके दरमियान में जो एनर्जी के गैप हैं वो आपको एनर्जी के गैप कभी भी नहीं मिलेंगे। इसी वजह से हम कहते थे हमें स्पेक्ट्रम अपटेंड हो रहा है वो लाइन स्पेक्ट्रम है, कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं है। कॉन्टीन्यूस में ये सारी चीज़ें आपको अपटेंड होनी चाहिए थी। ये तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसमें एक छोटी सी ट्रिक अप्लाई करने जा रहे हैं कि अगर हमें E3 E2 की वैल्यू याद ना हो तब हम एनर्जी डिफरेंस किस तरह निकालेंगे, उसको ज़रा समझिएगा। इसको मैं रेस कर रहा हूँ। इसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे, बस उसके बाद ये एंड हो जाएगा। थोड़ा सा लेंथी हो गया टॉपिक आपका। इससे रिलेटेड हम काइनेटिक, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये वैल्यूज़ भी डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए आपने फिर क्या निकालना है, एनर्जी चेंज इन एनर्जी। क्या लिखा है बच्चे मैंने, चेंज इन एनर्जी। जब आप जंप करेंगे लो से हाई की तरफ, कब जंप करेंगे बच्चे आप, जब आप जंप करेंगे लो से हाई की तरफ, ठीक है ना बच्चे। आप ज़रा इसको समझिए, ये इक्वल होता है बच्चे। ये आपको समझा देता हूँ, लो के लिए क्या लिखना है और हाई के लिए क्या लिखना है। -13.6 क्या लिखेंगे, -13.6, यानी आप जंप कर रहे हैं लो से हाई की तरफ। N2 का मतलब है हाई और N1 का मतलब क्या होता है, लो। N1 का मतलब क्या होता है बच्चे, लो। मल्टीप्लाई, इधर तो आप लिख लेंगे बच्चे z का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/n का स्क्वायर -1/n। इधर मैंने लिखा है 2, इधर लिखा है 1। जहाँ पर N2 लिखा है इसका मतलब है हाई, जहाँ पर N1 लिखा है इसका मतलब क्या होता है बच्चे, लो। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें हम। मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रॉन को जंप करवाना है N4 से N3 में, बताओ चेंज इन एनर्जी क्या आएगी। क्या हमें फाइंड करना है, चेंज इन एनर्जी। अगर हमें ना तो N4 का पता है और ना ही हमें N3 की एनर्जी का पता है, इस फार्मूले में पुट करें। ये क्या है, फार्मूला है आपके पास, इसको याद कर लें। कब, जब एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में हो और आपने निकालना क्या हो, एनर्जी डिफरेंस निकालना हो। क्या निकालना बच्चे, एनर्जी डिफरेंस निकालना। तो निकालें इसको। अब इसको हम यूँ लिख सकते हैं, एनर्जी डिफरेंस ही निकालना है ना, E4 से लेकर E3 से, यानी N4 से N3 की तरफ इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है। तो नेक्स्ट देखें है किस चीज़ के लिए। मिसाल के तौर पर ये जो हमने निकालना है, ये निकालना है हाइड्रोजन के लिए, हीलियम के लिए और साथ हमने निकालना है लिथियम के लिए। तीनों के लिए हम निकाल लेते हैं, परेशान नहीं होना आपने। ये देख लें आप, -13.6 मल्टीप्लाई। अब अगर हम बात करें हाइड्रोजन के लिए तो एटॉमिक नंबर है 1, z का स्क्वायर 1 है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1/, कहाँ से जंप करा है, ये हायर वैल्यू है, ये कौन सी वैल्यू है, हायर, और ये कौन सी वैल्यू है बच्चे, लो। N4 से N3 में जंप करे, ये वैल्यू हाई है ना, और ये वैल्यू क्या है आपके पास, लो। तो हम क्या करेंगे बच्चे फिर, 1/4 की पावर 2 -1/3 की पावर 2, 1/3 की पावर 2। जब ये दोनों क्या हो बच्चे, ऑड हों, तो उसका आप एलसीएम बेसिकली निकालने। इसका क्या निकालेंगे, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, -13.6 मल्टीप्लाई एटॉमिक नंबर 1 का 1 ही होगा, z का स्क्वायर 1 का 1, जो हो जाएगा बच्चे 1/16 -1/9। 16 और 9 का आप एलसीएम निकाल लें। ये देखें, ये हम एलसीएम निकाल लेंगे, 8 4 2 1 9 3 का 1, 3 3 9 18 36 72 72 144। तो क्या आंसर इसमें आ रहा है बच्चे, -13.6 मल्टीप्लाई 144। तो 16 को 14, ये जो एलसीएम निकाला है इस वाली वैल्यू को इससे क्या कर दें, डिवाइड कर दें। 144 डिवाइडेड बाई 16, आंसर आ रहा है बच्चे 9। क्या आंसर आ रहा है बच्चे आपके पास, 9।
9 को इस पे डिवाइड करें, 9 का 9 ये हो जाएगा 16, 9 और आगे आप क्या करना है आपने -16, 9 - 16 कितना आंसर आएगा -7, -7 आ गया 144, -7 आएगा ना, ये देखना बच्चे 9 - 16 आंसर क्या आ रहा है -7। इसी -7 को इस -13.6 से ज़रा मल्टीप्लाई करें, 13.6 मल्टीप्लाई बाई 7 आंसर आ रहा है बच्चे 1.94, 1.94 डिवाइडेड बाई 144, डिवाइडेड बाई 144, तो इसको ज़रा करें आंसर 1.94 डिवाइडेड बाई 144, ठीक है ना। तो ये भी वैल्यू आ गई, एलसीएम भी आ गया 7/144। तो इसको ज़रा आंसर निकाल लेंगे, फिर जब इसका आंसर निकालेंगे तो 4143 हमने कहाँ निकाला था, ये निकाला था 0.66, ये आपके पास क्या आएगा बच्चे आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, होपफुली आपको ये वाला भी समझ आ गया होगा। अच्छा बच्चे, उसके बाद हमने क्या कहा था किसके लिए निकालना बच्चे, हीलियम के लिए, लिथियम के लिए। चेंज आप क्या करोगे, जहाँ Z लिखा हुआ है हीलियम +1 के लिए ये वैल्यू आप ले लोगे 2, और लिथियम के लिए ये वैल्यू आप क्या ले लोगे बच्चे 3 ले लोगे। ठीक है, लिथियम के लिए ये वैल्यू क्या ले लोगे 3 ले लोगे। तो इस वाले पोर्शन को भी आप नोट कर लें। इसके बाद हम चंद एक एनर्जी की टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी, और उनका रिलेशन क्या है, इसको आप नोट कर लें। अच्छा बच्चों, होपफुली इसको आपने नोट कर लिया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये वैल्यू इधर लिखी रहने दें आप। एक बार चीज़ समझिएगा, इसमें हमने अब फाइंड करना है बच्चे काइनेटिक एनर्जी, दूसरा हमने इसमें फाइंड करनी है बच्चे पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा इसमें हमने क्या फाइंड करनी है टोटल एनर्जी। पहले तो आप जनरली देख लें, मैंने आपको वेलोसिटी वाला फार्मूला लिखवाया हुआ, वेलोसिटी निकलानी सिखाई थी आपको, इज इक्वल टू 2.18 मल्टीप्लाई 10⁻6 मल्टीप्लाई Z/n मीटर पर सेकंड। अगर पहले शेल के लिए वेलोसिटी हो, वेलोसिटी v1, अगर हमारे पास क्या हो बच्चे n की वैल्यू हो 1, तब जो v1 की वैल्यू क्या थी वो भी यही थी 2.18 मल्टीप्लाई 10⁻6 मीटर पर सेकंड। v2 के लिए क्या होगा 2 और ये हमारे पास है किस चीज़ के लिए बच्चे हाइड्रोजन, जिसके लिए एटॉमिक नंबर की वैल्यू क्या है 1। तो इधर देखें 2, दूसरे शेल में अगर हम बात करें 1/2, तो 2 को इससे डिवाइड करें, आंसर आएगा बच्चे 1.09, क्या आंसर आएगा बच्चे 1.09 मल्टीप्लाई 10⁻6 मीटर पर सेकंड। अगर हम बात करें v3 की, तो क्या आंसर आएगा 2.18 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई 10⁻6, 2.18 को डिवाइड करें 2.18 डिवाइडेड बाई 3, आंसर आ रहा है बच्चे 0.827। ये आंसर आ रहा है बच्चे 7.2 मल्टीप्लाई 10⁵। गौर से देखें अब इसको, इसी तरह पॉइंट को आपने समझना है। न्यूक्लियस है ये, उसमें बच्चे पहला शेल, ये उसमें बच्चे दूसरा शेल, ये उसमें क्या है तीसरा शेल। ये मैंने चलो इस यूँ बनाने की बजाय हम इसको थोड़ा सा ऊपर ड्रा कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है बच्चे न्यूक्लियस है, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, ये हमारे पास क्या है बच्चे थर्ड शेल। अगर आप इसमें गौर से देखें V1 ग्रेटर दैन V2 ग्रेटर दैन V3, क्या बच्चे हमने कहा है
V1 ग्रेटर दैन V2 ग्रेटर दैन V3। तो जो जो एटम का जो डिस्टेंस है, जो बच्चे उसका डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है उतना उसकी वेलोसिटी कम हो रही है। अब देखें उस वेलोसिटी की वजह से एनर्जी होती है 1/2mv²। वेलोसिटी का मतलब क्या है, सिंपली हम कह सकते हैं मूवमेंट दूसरे लफ्ज़ों में। और किसी भी बॉडी में मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी होती है वो उसकी कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। जो बच्चे जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर होता चला जा रहा है, उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। जितना उसकी वेलोसिटी कम होगी उतना उसकी मूवमेंट क्या होगी, कम। जितना उसकी मूवमेंट कम होगी उतना उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो हम कह सकते हैं बच्चे, इधर मैं ऊपर लिख रहा हूँ, जितना आप डिस्टेंस बढ़ाएंगे उतना, या इसको हम यूँ लिख सकते हैं, जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस रेडियस आर के। ठीक है, उसके बाद दूसरे पे आ जाएं, पोटेंशियल एनर्जी। आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल हैं। काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती है पोटेंशियल एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में। अभी आपने कहा है कि जितना डिस्टेंस बढ़ रहा है, ये देखें V1, ये एटम के न्यूक्लियस के करीब इलेक्ट्रॉन, स्पीड ज़्यादा है, वो थोड़ा सा दूर चला गया, स्पीड और कम हो गई है। वो तीसरे शेल में चला गया, स्पीड और कम हो गई। ये 10⁻6 है और ये 10⁻5 है, स्पीड कम हो गई है। यानी V1 ग्रेटर दैन V2 ग्रेटर दैन V3, इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा, इसकी स्पीड है कम। तो इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस से दूर होता जा रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, कम। जितना उसके बच्चे काइनेटिक एनर्जी कम होगी उतना उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी, इंक्रीज। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज। इसका मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी है वो फासला बढ़ने से उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, ज़्यादा। फासला बढ़ने से उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज। उसके बाद है टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी पे डिपेंड है। जब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है तो टोटल एनर्जी भी तो बढ़ रही होगी, क्यों? क्योंकि हम कह सकते हैं टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब आपने किया क्या है, टोटल एनर्जी के लिए देखें, काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज कर दिया है, पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज। ये इसके साथ डायरेक्ट रिलेशन, काइनेटिक एनर्जी जब ज़ीरो हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। और ये कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन इन्फिनाइट डिस्टेंस पे चला जाएगा तो टोटल एनर्जी उसकी तब क्या होगी, मैक्सिमम। तब इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी होगी वो क्या होगी बच्चे, मैक्सिमम होगी। इसको मैं रेस कर देता हूँ। तो इन पॉइंट से आपने बच्चे क्या सीखा है, जब इलेक्ट्रॉन आपका होगा बच्चे इन्फिनाइट डिस्टेंस के ऊपर, इन्फिनाइट डिस्टेंस के ऊपर, तब उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी बच्चे, ज़ीरो, या हम उसको कह देंगे मिनिमम। और उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है मैक्सिमम, और उसकी जो टोटल एनर्जी है वो भी क्या होगी, मैक्सिमम। जब आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होगा, न्यूक्लियस के क्या होगा, करीब होगा, तब उसमें जो उसकी वेलोसिटी है वो क्या होगी, मैक्सिमम। इसी वजह से उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या होगी, मैक्सिमम। लेकिन साथ में उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है वो या तो ज़ीरो होगी या फिर मिनिमम, या फिर उसमें क्या होगी बच्चे, मिनिमम। टोटल एनर्जी फिर भी, इसमें भी टोटल एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी, क्योंकि न्यूक्लियस की एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो गई। ये भी पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। इसके अलावा और क्या वैल्यूज़ हैं ये देख लेते हैं।
ठीक है ना बच्चे। ये तो हमने उसके रिलेशन देख लिए। इसके अलावा जो काइनेटिक एनर्जी है ना बच्चे, वो टोटल एनर्जी का नेगेटिव है। टोटल एनर्जी का क्या है बच्चे? नेगेटिव है। अब हम इसको समझ लेते हैं कैसे। टोटल एनर्जी मेरे पास कितनी थी बच्चे? टोटल एनर्जी थी मेरे पास -13.6 मल्टीप्लाई Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये मेरे पास है बच्चे टोटल एनर्जी। अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करें, अभी हम किलो जूल की बात नहीं कर रहे। काइनेटिक एनर्जी अब क्या होगी उसकी? काइनेटिक एनर्जी इसका नेगेटिव होगी, तो नेगेटिव और नेगेटिव ये जो आपका लिखा हुआ है 13.6 आपस में क्या होंगे? मल्टीप्लाई Z² n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या होगी बच्चे? वो होगी 13.6 मल्टीप्लाई Z² n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये आपके पास कौन सी एनर्जी है बच्चे? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सिर्फ आपने क्या करना है? साइन चेंज करना है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? वो होगी -2 ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जो -2 काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? -2 से। तो ये देखें इधर, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -2 इंटू, इधर तो ये सही नहीं है, इधर लिख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -2 इंटू 13 मल्टीप्लाई Z² n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये हमारे पास कौन सी वैल्यू है बच्चे? पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू। कौन सी वैल्यू है बच्चे? पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू। जो टोटल एनर्जी है वो क्या होगी? अब टोटल एनर्जी अगर निकालना चाहें, टोटल एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी का नेगेटिव। तो टोटल एनर्जी निकालनी है, वो होगी काइनेटिक एनर्जी थी 13.6, उसका नेगेटिव आ जाएगा इंटू Z² n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये देखें, ये हमारे पास हो गया बच्चे उसकी टोटल एनर्जी। ये हमारे पास कौन सी एनर्जी होगी? टोटल एनर्जी।